हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड जोहार। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग से एक बात है कि आप लोगों से मैंने पूछा था क्वेश्चंस नंबर, कोई क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर्स क्या होगा। तो ओनली 2 लोगों ने दिया है आंसर, जो कि सही है। ठीक है, ओनली 2 लोगों ने आंसर्स किया है। तो आप लोग इतने लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए लाइक नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। ठीक है, लेकिन आपसे जब पूछे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होगा, तो इतने लोग देखते हैं और 10-12 जन कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। और जो क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए, जो कमेंट में आंसर पूछे वो भी नहीं बताया आप। इससे क्या पता चलता है कि मतलब कि हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इससे हमको भी लगता है कि क्या सही व्यर्थ तो नहीं जा रहा पढ़ाया हुआ, मतलब। ठीक है, कितना मेहनत करना पड़ता है वो हम ही समझते हैं। ठीक है, फिर भी आप पढ़ें, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो ओनली 2 लोगों ने कमेंट किया, जो कि आंसर सही है। उन दोनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि चलिए आप लोगों ने इतना सीरियसली लिया। और एक क्वेश्चंस में हमने मिस्टेक किया था। ठीक है, माध्यिका निकालने में क्वेश्चंस नंबर 14, उस क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इस लेक्चर में आपको उसको डिटेल बता देंगे। बाय मिस्टेक हमें ध्यान नहीं रहा और हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, उसने वो भी मतलब 1-2 जनों ने कमेंट किया है कि सर इसने यहाँ आप गलती की हैं। तो अगर आप लोग को पहले भी उस टाइप का क्वेश्चंस बता चुके हैं, आई थिंक हम सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं पहले वो उस क्वेश्चंस को, फिर भी अगर आप लोग इतने लोग देखें, आपको सबको गलत लगना चाहिए था वो क्वेश्चंस, फिर भी आप लोगों ने नहीं बताया कि गलत है या सही है। तो जो लोग ने बताया इसका मतलब वो सीरियसली देखते हैं, उनको समझ आता है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है? ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होता है ना कि और जैसे अगर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसको पूछते हैं कि आप लोग कैसा लग रहा है, आप पढ़ा रहे हैं ठीक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। हम आपसे कैसे पूछें आपको कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है? आप तो कमेंट के थ्रू ही बता सकते हैं ना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, हम ज़्यादा बोलते ही नहीं हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन से देखिए, यदि किसी बहुभुज में 6 भुजाएं हैं तो इनके विकर्ण की संख्या होगी। देखिए, कोई बहुभुज है, मतलब बहुभुज बहुभुज बोला जाता है उसमें जिसमें भुजाओं की संख्या एक से अधिक हो, उसको बोला जाता है बहुभुज। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, षटभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। ठीक है, ये सब बहुभुज का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो बोलता है कि बहुभुज में 6 भुजाएं हैं। कितने भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। 6 भुजाएं मतलब साइड। ठीक है, 6 भुजाएं हैं मतलब। तो इस इनके विकर्ण की संख्या बताएं। तो 6 भुजाएं हैं तो विकर्ण की संख्या क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में बनाने के लिए एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला याद रखिएगा आप। फार्मूला होता है n × n-3, n × n-3/2। ये विकर्ण की संख्या किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या इस फार्मूला से निकालते हैं। ये किससे क्या निकालते हैं? इससे विकर्णों की संख्या। विकर्ण की संख्या हम नंबर ऑफ विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए एन है एन है क्या? भुजा की संख्या मतलब साइड। तो कितना भुजा दिया हुआ आपका? 6। तो 6-3/2। देखिए तो ये 6-3 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ बना देते हैं इसको। तो 6-3, 6-3 3/2, 2 तिया 6 कट गया, 3 तिया 9। आपका क्या आ गया? विकर्णों की संख्या 9, ये नंबर। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग को बोलना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, जो कि मेरा चैनल है ऑनलाइन स्टडी, जो कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत लोगों ने ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, कल 10:15 पे, कल उस चैनल पे ऑनलाइन स्टडी पे 10:15 पे एनटीपीसी का मैथ जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एनटीपीसी का मैथ वहाँ पे 10 बजे चलेगा। ठीक है, 10:15 पे उस पर कुछ 10 या 15 क्वेश्चन उसमें हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और कल से कोई टाइम में टाइम फिक्स कर देंगे। देखिए एनटीपीसी का थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। बहुत लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, सीजीएल का बहुत जल्द डेट आने वाला है। ठीक है, तो सीजीएल तो पहला पहला लक्ष्य सीजीएल है। ठीक है, उसके बाद अगर एनटीपीसी का डेट, ग्रुप डी का डेट आ गया है, अगर किसी ने भरा है, अगर किसी को तैयारी करना है। ठीक है, देखिए सीजीएल तो मेरा पहला टारगेट है, इससे भटकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना स्टेट लेवल का एग्जाम है, अपना झारखंड का एग्जाम है, तो आप सीजीएल पे फोकस करेंगे।
लेकिन हम एनटीपीसी का उसके लिए बता रहे हैं जो एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबको अप्लाई किए होंगे, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है आपको, एग्ज़ाम हो जाएगा, 15 दिसंबर का डेट आया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे। कल कल तो आपका मैथ का क्वेश्चन वहाँ 10:15 में तो मॉर्निंग में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो कंफर्म है, आप देख लीजिएगा। अब क्या होगा देखिए, एनटीपीसी में क्या है, 30 क्वेश्चंस मैथ है और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग है और 40 क्वेश्चंस आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस, ठीक है। तो साइंस में तीनों पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके जीएस सब चीज़ होता है, ठीक है। जो कि आपका सीजीएल में, जो कि वो आपका है 30 नंबर का, 30 नंबर का तो आपका झारखंड का है, ठीक है। और 30 नंबर का आपका ऑल ओवर जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स। उसी तरह यहाँ 40 नंबर का है एनटीपीसी में, और दोनों का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे बात को। जो 30 नंबर का है, एक 30 नंबर है ना, जैसे आपका देखिए 20 नंबर का सीजीएल में मैथ है, 20 नंबर का रीजनिंग है, 20 नंबर का साइंस है, 30 नंबर का झारखंड वाला है और 30 नंबर का जीके जीएस आपका ऑल ओवर इंडिया वाला है, करंट अफेयर्स। उसी तरह एनटीपीसी में 40 नंबर का आपका है जीके जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स सब चीज़ रिलेटेड, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर का सेट आया हुआ है, 40 क्वेश्चंस का, आपको कल से हर एक दिन 40 क्वेश्चंस विथ फुल डिस्कशन आपको ऑनलाइन स्टडी पे अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपको देखें, आपको बता रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टाइपिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये टाइप किया हुआ नहीं है, ये फोटो क्लिक किया हुआ क्वेश्चंस है, इसमें मेहनत लगता है। टाइप इसलिए नहीं कर सकते ना, उतना उतना क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको जो भी उस पर देख आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। भले क्वेश्चंस नंबर इधर उधर होगा, पढ़ाया अच्छे से जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे कि आपको सब चीज़ क्लियर दिखे, कुछ ब्लर ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये अगर अगर ये 40 क्वेश्चंस आप डेली देखते हैं, ठीक है। अब मैथ का डेली अगर डेली देते हैं, ठीक है, देखते हैं तो भी ठीक है। अगर ये 40 क्वेश्चंस आप डेली देखते हैं वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे, इससे क्या होगा कि सीजीएल का 30 क्वेश्चंस भी कवर होगा और ये एनटीपीसी ग्रुप डी में भी काम आएगा। इस 40 क्वेश्चंस में आपका देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब इंक्लूडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ है, करंट अफेयर सब कुछ है। हम आपको सब चीज़, सब इस 40 क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस बना के डिस्कस करेंगे, इस तरह की हर एक ऑप्शन में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग से इतना ही कहना है कि आपका इस ऑनलाइन स्टडी का आपका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ भी वीडियो देखेंगे और कमेंट करके बता देंगे कि सर आप ये इम्प्रूवमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, हम करेंगे, ठीक है। अभी न्यू है चैनल, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी आप समझ रहे होंगे, और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अगर ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए कुछ तो लोगों को फ़ायदा हो रही है ना, ठीक है। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चंस में पेन उठाने की क्या ज़रूरत है, हमको तो समझ ही नहीं आता, लेकिन देखिए पेन उठा लीजिए। कोस ए बराबर, बता रहे हैं तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस का बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आपको लंब निकालना है, तो लंब निकालना यानी पी परपेंडिकुलर लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस एच। तो क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट, ए से निकाल लेंगे आप। तो यहाँ क्या है, 13 है एच, तो 169 हो जाएगा। अब 5 है ये, तो 25 हो जाएगा। तो इसको करिएगा तो 144 आ जाएगा। तो 144 अंडर रूट में तो आ जाएगा 12। पी आ गया यानी लंब आ गया आपका 12। तो पूछ रहा है 10 ये, तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 12 हो गया ये, और आधार कितना है 5। तो इसको भागा दीजिए, दशमलव में पूछ रहा है, तो 5 दूना 10, बच गया 2, 5 चौका 20, ठीक है। क्या बच गया, 5 चौका 20, 2.4 आपका आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से निम्नलिखित स्कोर में माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन पूछ रहा है आपको, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने में कि अगर पूछे तो सबसे पहले जो आपको नंबर दिया है उसको क्या करेंगे, जो आपको ये दिया हुआ है उसको आप आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, देखें 30, 50, फिर हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 120,
फिर 140 और फिर 170, ये बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब देखिए, अब इसको काउंट करिएगा कितना है, काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 नंबर, n बराबर 7। तो ये n क्या है, 7 ऑड है, क्या है, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो अगर n बराबर 7 हो, मतलब नंबर संख्या, नंबर जो भी है वो ऑड में दिया हो, विषम में दिया हो, जैसे यहाँ 7 नंबर दिया हुआ है, इस केस में क्या होता है कि इसका जो बीच वाला टर्म होता है, ठीक है, उसका देखिए 1 2 3 चौथा जो बीच वाला टर्म होता है, ये इधर से भी देखिए चौथा जो मिडिल वाला टर्म होता है, वो इसका हो जाता है माध्यिका। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 80। हम यही वाला क्वेश्चन इसी तरह बता दिए थे आपको आगे, ठीक है, उसको अभी करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, वहाँ n इवेन था, तो इवेन मतलब क्या, सम संख्या था, तो उस सम का दूसरा केस होता है बताएंगे अभी। इसको आप ऐसे बनाएंगे, जब विषम होगा तो आपका जो मिडिल में टर्म होगा, इधर से देखिए, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो आपका होगा आंसर। ठीक है, अगर 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 ऐसे दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे निकालने में, n+1/2 वहाँ पद आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया, n कितना है, 7 + 1/2 वहाँ पद, यानी कितना, 8 हो गया। 8 में से 2 से भागा दीजिएगा तो 4th पद, यानी चौथा पद जो आपका होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा हुआ, इधर से भी चौथा हुआ, इसका मतलब जो मिडिल में बीच में रहेगा वो आपका आंसर होगा, जब n बराबर ऑड होगा, n बराबर विषम होगा। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब n बराबर इवेन हो जाता, मतलब सम संख्या होता, ठीक है, 7 के जगह 8 होता, अगर कुछ और होता 10 होता, तो कैसे बनेंगे, देखिए उसके लिए आगे जो क्वेश्चन से गलती कर दिए थे, देखिए ये कल का क्वेश्चन है, कल हम इसको इवेन नंबर आया था और ऑड समझ के बना दिए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको भी आप सजा लीजिए आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो कैसे कैसे सजाइएगा, 30 40 60, फिर 90 100 110 200, 110 के बाद 180 220, यही है ना। देखिए तो अब कितना है ये इसको काउंट करिए, कितना है नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ रहा है यहाँ, n बराबर 8 आ रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है, इवेन नंबर, इस सम संख्या है। तो देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, अगर सम आ जाए तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब माध्यिका निकालते हैं ऐसे, n/2 n/2वां पद, देखते जाइएगा, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और यहाँ टोटल भागा लगेगा 2, नीचे 2, n/2 वहाँ पद, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, अब देखिए n/2 मतलब 8 है, तो 8/2 यानी चौथा पद, यानी चौथा पद, प्लस n/2 + 1 4 + 1 यानी 5वां पद, समझ रहे हैं ना, /2। अब देखिए यहाँ चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद 90 और 5वां पद 100, तो क्या हो जाएगा 190, दोनों को जोड़ेंगे तो /2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 95। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 95, सी नंबर। ठीक है, तो यही कल गलती कर दिए थे, इसको हम डायरेक्ट चौथा पद ले लिए थे आंसर n/2 करके, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो अब ये सही है। तो ये बहुत लोगों ने सेम बना के हमको कमेंट किया था, 2-3 लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, हम यही चाहते हैं आपसे कि आप सीखें चीज़ों को। अच्छा लगा कि मेरी गलती हुआ और लोगों ने बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये कल का क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस है, आपको दिखना चाहिए ना क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस है कि श्यामलाल अपनी 18, मतलब क्या लिखा हुआ, 1,80,000 रुपये की संपत्ति को अपनी दो, कितना संपत्ति है टोटल, 1,80,000, और 2 बेटियां हैं, कितनी, 2 बेटियां, कौन कौन, सुजाता और रागनी, और अपने बेटे मनोज को, मतलब जायदाद है उसका, अब 2 बेटी है और 1 बेटा है, सुजाता रागनी और मनोज में बांटता है। ठीक है, बाप का संपत्ति है तो बांटेगा ही। सुजाता का हिस्सा रागनी के हिस्से का 3 गुना है, सुजाता को जो मिला है वो रागनी से 3 गुना मिला है, और रागनी का हिस्सा जो है मनोज के हिस्से का 2 गुना है। तो जितना मनोज का मिला है उससे 2 गुना रागनी को मिला है, तो मनोज का कितना हिस्सा मिलेगा, तो फाइनली मनोज को 1,80,000 में कितना रुपया मिलेगा वो निकालिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, देखें टोटल कितना है आपके पास, 1 2 3 4,
1,80,000 है। इसको 3 लोगों में, तीनों बेटा बेटी में बांटना है, ठीक है। तो बेटियों कौन कौन है, सुजाता, रागिनी और मनोज हो गया बेटा, ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब देखें, मान लीजिए कि बोल रहा है कि रागिनी से सुजाता को 3 गुना मिल रहा है, तो रागिनी को 3 मिल रहा है, रागिनी को 1 मिल रहा है तो सुजाता को 3 मिलेगा, 3 गुना हो गया। अब बोल रहा है जो मनोज को जो मिलेगा ना, वो रागिनी का, मतलब जो रागिनी का है, जो मनोज को मिलेगा उससे 2 गुना रागिनी को मिलेगा। दिख रहे हैं यहाँ, मनोज के बीच बांटता है, सुजाता का हिस्सा रागिनी का हिस्से का 3 गुना है, वो हो गया। रागिनी का हिस्सा जो है मनोज के हिस्से का 2 गुना है। तो मनोज के हिस्से से 2 गुना कब होगा, जब 1/2 होगा। अब देखें, मनोज के हिस्से से रागिनी का 2 गुना और रागिनी के हिस्से से सुजाता का 3 गुना। क्वेश्चन तो यही बोला है। अब क्या करेंगे ना इसको, अब कितना देखिए आ गया 3 रेशियो में, रेशियो कितना आ गया 3, 1, 1/2 में। अब इसको बटा वाला खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में अनुपात में आया है जो, इस बटा वाला को ऊपर 2 से भाग गुना कर दीजिए सब में, तो 6, 2 और 2 इससे गुना करिएगा तो 2 2 कट जाएगा 1। तो अब हो गया, देखिए ये इसका 2 गुना है और ये इसका 3 गुना है, 2 3 6, 1 2 2, यही क्वेश्चन था। तो ये किसको मिला, ये मिला सुजाता को, ये रागिनी को, ये मनोज को। और टोटल कितना है, 6 2 8 1 9, और टोटल संपत्ति कितना है 1,80,000, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 9 बराबर इतना, तो 1 बराबर हो गया कितना आपका, 9 दूनी 18, मतलब 20,000। तो पूछ रहा है मनोज का कितना, तो मनोज का तो एक ही है, तो यही मनोज का हो गया, यही आंसर हो गया 20,000, ठीक है। ये नंबर, अगर यही पूछता आपका कि सुजाता का कितना है तो 6 से गुना करते, यही पूछता आपका कि रागिनी का कितना है तो रागिनी का पूछता तो 2 से गुना करते, ठीक है ना। तो आपका, और मनोज का पूछ रहा है तो मनोज को एक ही हिस्सा मिला है, तो एक का तो निकाल ही लिए, तो कितना हो गया आंसर 20,000। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन आसान है, ठीक है। जब जब हम y बराबर 5 का आलेख खींचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष इस प्रकार में से बनाए हुए रेखा के समांतर है। देखें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का। देखें ये क्या है क्वेश्चन, हम लोग एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं ना, तो ऊपर वाला क्या होता है y, और ये y क्या होता है प्लस में, और नीचे वाला क्या होता है y माइनस में। इधर वाला x होता है जो कि ये प्लस में होता है, और इधर वाला ये माइनस में होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जब हम y बराबर 5 का आलेख खींचते हैं, y बराबर 5, तो देखिए y बराबर 5 आने की, यहाँ 0 होता है, 0 0 एक्स वाई, निर्देशांक ज्यामिति में 0 0 होता है ये। तो देखिए मान लीजिए यहाँ 5 है, तो ये 5 जो y बराबर है ऐसे ही खिंचाएगा ना, ये 5 यहाँ खिंचा रहा है, ठीक है। तो ये 5 यहाँ खिंचा रहा है, तो ये किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर है, तो यही आपका आंसर जाएगा सी नंबर। यही पूछ रहा है कि इस प्रकार बनाए हुए रेखक समांतर है, तो ये एक्स एक्सिस के समांतर है, ठीक है। और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। अगर यही पूछता एक्स, यही दे देता एक्स बराबर 5, तो यहाँ मान लीजिए ये 5 होता, तो हम इस लाइन को ऐसे खींचते तो वो वाई के समांतर हो जाता, समझ रहे हैं। यहाँ वाई बराबर आपका 5 दिया है, तो ये ऐसे खिंचाएगा, वाई बराबर 5 यही ना आएगा, तो ये वाई बराबर 5 हो गया, तो ये एक्स एक्सिस के समांतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 90 मीटर, 40 मीटर, 70 मीटर की भुजा वाले एक त्रिभुजाकार जमीन को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने की लागत क्या होगी। तो अब त्रिभुज दिया हुआ है आपको, ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा है 90 मीटर है, 40 मीटर है और 70 मीटर है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 10 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, तो ये तो देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, 90 अलग है, 40 अलग है, 70 अलग है। यहाँ 1/2 आधार गुने ऊंचाई भी नहीं लगा सकते, यहाँ ऊंचाई नहीं है। तो इस टाइप के केस में निकालने के लिए हीरो का फॉर्मूला सुने होंगे, हीरो का सूत्र, उससे हम एरिया निकालते हैं। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हीरो का सूत्र होता है एस बराबर मतलब एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। क्या होता है, का अंडर रूट। ये होता है हीरो का सूत्र त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। उस केस में ये एस माइनस सी है, क्या है ये एस माइनस सी, ठीक है। उस केस में होता है जबकि तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है, और ऊंचाई का पता नहीं हो, तो ये केस तो ये हीरो का सूत्र लगाते हैं। एस यहाँ क्या है, एस है अर्ध परिमाप। तो एस कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप, परिमाप उसको तीनों भुजा के योग को बोलते हैं परिमाप। तो यहाँ तीनों भुजा कौन है, 90, 40, 70, ठीक है। ये +2 कर देंगे, ये अर्ध परिमाप हो गया, तो 200/2
ये 100 निकल गया आपका अर्ध परिमाप। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे और 100 S माइनस ये मतलब कि भुजा है, ए बी सी भुजा है। मान लीजिए कि ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया आपका 90, बी हो गया 40, सी हो गया 70। ठीक है, तो अगर 100 में से 90 घटाइएगा तो 10। ठीक है, फिर गुने S माइनस बी, S 40 घटाइएगा तो 60, और S माइनस सी अगर 70 घटाइएगा तो 30। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये 100 से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 100 बाहर आ गया, रूट में है, तो यहाँ 10 है और यहाँ 10 दिया 30 है, मतलब यहाँ 10 छक्के 60 भी है, तो मतलब एक 10 और बाहर आएगा, ये 10 और यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 30। तो इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6। और यहाँ फिर अगर आप इसको आराम से कर सकते हैं अपने मन से, जैसे मर्जी वैसे करिए। ठीक है, तो ये 2 को 10 बाहर आ गया। ठीक है, ये 100 के बदले एक 10 बाहर आ गया, और ये 10 और यहाँ 10 छक्का 60, तो ये 6 अंदर रह गया और ये 30 अंदर रह गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं आप 3 गुना 10। ठीक है, अंडर रूट। फिर देखिए यहाँ तो 10 दूना 100 तो है ही है। ठीक है, 10 गुना 10 100, ये 2 3 एक 3 बाहर आ जाएगा यहाँ, और ये 10 को लिख सकते हैं फिर 2 गुना 5। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 इस 10 को। तो 2 गुना 5 लिखेंगे तो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा 1 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 100 गुना 6, 2 तिया 6 बाहर आ जाएगा, 1 2 और 1 3, और अंडर रूट 5। तो रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.24। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यही है, आप जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप आ गया 600, और रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2.24। इसको गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 1344। गुना करके देख लीजिएगा, 1344 आएगा। इस 1344 आपका एरिया निकल गया, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ, इसको 10 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1340, ए नंबर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, ए नंबर 13440। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों अर्ध परिमाप निकाल दी। हीरो का सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, S है अर्ध परिमाप, परिमाप निकालते हैं तीनों भुजा का जोड़ के। अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भागा दे दी। ठीक है, तो आपका आ गया 100, तो 100 माइनस भुजा घटा दिए ए बी सी, तो यहाँ लिख दिए। देखिए 90 घटाएंगे तो 10, 60 घटाएंगे तो 40, 70 घटाएंगे तो 30। अब इसी को आप जैसे मर्जी आप यहाँ से रूट बाहर निकालिए घटाइए। ठीक है, इसी को किए हैं, इसी को करके आपका आया है 1344। रूट 5 के जगह में लास्ट में यहाँ वैल्यू दिया उसको ले लिए और 10 से गुना कर दिए, क्योंकि वो यहाँ दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर होता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देंगे, इसको फिर से बता देंगे। वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 6 सेंटीमीटर पक्ष वाले समबाहु त्रिभुज पर एक लंब पिरामिड को 10 सेंटीमीटर की तिरछी ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है। पिरामिड की सतह से क्षेत्रफल की गणना करें। अब बताएं, देखें पिरामिड की सतह के क्षेत्रफल की गणना करें। पिरामिड का आपका सतह के क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पूछ रहा है, पिरामिड का सरफेस एरिया पूछ रहा है आपको। ठीक है, पिरामिड का सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पिरामिड का सरफेस एरिया जो होता है आपका सतह क्षेत्रफल, वो क्या होता है देखें, वो होता है पिरामिड के केस में बता रहे हैं, लिख लीजिएगा आप। पिरामिड के केस में 1/2 गुने आधार का पेरीमीटर, 1/2 गुने आधार का पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप को ही बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को, यहाँ पेरीमीटर की जगह परिमाप लिख सकते हैं, गुना तिर्यक ऊंचाई, साइलेंट हाइट बोलते हैं जिसको, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार का पेरीमीटर। आधार में कौन सा है, देखिए ये जो त्रिभुज आपका दिया हुआ है ना, ये आधार में है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक लंब पिरामिड 10 सेंटीमीटर की तिरछी ऊंचाई पर खड़ा है, तो ये जो त्रिभुज है ये आपका आधार है और इस पर पिरामिड खड़ा है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु, समबाहु उसको बोलते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर है, और एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 + 6 + 6, देखिए ये हो गया आपका, यहाँ ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये 6 ये 6 ये 6, तो इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा, 6 + 6 + 6 18 गुना तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10, 2 × 10, 18 × 90। आपका आंसर हो गया बी नंबर। खाली फार्मूला आपको जानना था। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है कि आधार पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, पिरामिड का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, 1/2 गुना आधार का पेरीमीटर और गुना तिर्यक ऊंचाई, यानी आधार का परिमाप भी लिख सकते हैं। आधार में ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि अमित के मासिक वेतन से एक क्षेत्रीय कंपनी के अधिकारी होने के कारण, देखिए अमित का मासिक वेतन है, वह एक क्षेत्रीय कंपनी के अधिकारी होने के कारण, अधिकारी है तो उसका तो कुछ वेतन होगा ही ना, तो वो क्या बोलता है 15% घर किराया। आप जो कुछ कमाते हैं उसमें तो खर्चा करवे करते हैं, तो 15% वो घर किराया देता है। फिर जो रूप बचता है उसमें से, बाकी में से वो 15% बच्चे के शिक्षा के लिए, बच्चा को जो स्कूल भेजता है पढ़ाता है उसमें, और जो उस फिर बच्चा 15% खर्च करके वो 5% कपड़े के लेने पे खर्च करता है। इतना करने के बाद भी उसको बच जाता है 27,455 रुपया। तो अमित का मासिक वेतन कितना है, तो वो कितना कमाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अमित का मासिक वेतन 100 रुपया है, ठीक है। 15% घर पे खर्च किया तो कितना बच गया, 85/100। हम हमेशा 100 को लेके बनाएंगे क्वेश्चंस, कैसे बनाएंगे, 100 के लेके, ठीक है। फिर देखें, फिर वो 15% बच्चे के शिक्षा में, तो फिर जो बचा था, जो अब मान इतना बचा है, मतलब फिर ये 100% की तरह ट्रीट करेंगे। 15% फिर खर्च किया, यानी कि 85% फिर बचा। अब बोलता है कि 5% वो खर्च किया कपड़ा पे, तो 95% बचा। मतलब हर एक केस में हम 100 को ट्रीट करेंगे 100% की तरह, ठीक है। और जो बचते जा रहा है उसको गुना करते जाएंगे, और जो फाइनल बचा उसको कितना बचा, 27,455 रुपया। आप इसको काटेंगे फाड़ेंगे कुछ भी करेंगे, x बराबर आपका आ जाएगा 4,000, ठीक है। आप इसको कमेंट में करके बताएंगे, आप 4,000 नहीं 40,000 कमेंट में करके बताएंगे कि सच में आपका 40,000 आता है या हम आपको बोले हैं नहीं आता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए आपको बता भी देते हैं। ये आपका 17 से कट जाएगा, 5 से कटेगा पहले, फिर 17 से काटिएगा, ठीक है। फिर 17 से काटिएगा, फिर कुछ 19 से कटेगा, मतलब कुछ ऐसे कट जाएगा ये, और आपका आ जाएगा 40,000, ठीक है। आप काट के देखें, ठीक है। नहीं आएगा तो आप बताइएगा हमको, और किसका किसका आता है आप बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज में उलझ जाइएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है, ठीक है। क्या है, 8 है। तो यदि इस संख्या को 18 घटा दिया जाए, 18 घटा देता है, तो प्राप्त होने वाली संख्या के अंकों के स्थान के मूल संख्या से विपरीत हो जाती है। देखिए कितना बड़ा लाइन है, ठीक है। यदि वह संख्या x है तो x मान 18 पूछ, क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको। देखिए XY मान लीजिए कोई संख्या है, 2 अंक की संख्या, तो उस संख्या को हम ओरिजिनल कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है 10x + y, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़िए, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x + y, अंकों का योग बोला मतलब x + y कितना है, 8 है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। क्या है, 8 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि इस संख्या को, संख्या कौन है 10x + y, इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, यदि इस संख्या को 10x + y, यदि इस संख्या को 18 घटाया जाए, 18 घटाया जाए, 18 घटा दिए, ठीक है, तो प्राप्त होने वाली संख्या के अंकों के स्थान का मूल संख्या विपरीत हो जाता है। तो ये जो ओरिजिनल संख्या था वो विपरीत हो जाता है, तो विपरीत होगा ऐसे ही, y के जगह x, x के जगह y, ये हो गया। अब इसको करेंगे, आप घटाएंगे करेंगे, देखिए कैसे होगा, 10x + y - 18 = 10y + x। ये 10y इधर आएगा तो y घट जाएगा, तो और ये x इधर आएगा तो हो जाएगा 9x - 9y, वो 18 उधर चल जाएगा 18, तो x - y हो जाएगा आपका 2। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करिएगा, आपका x y का वैल्यू आ जाएगा, उसको रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करिए। अब इक्वेशन यहाँ 1 को बैठाइए, x + y बराबर कितना लाए थे, 8, यही लाए थे ना। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, y कट जाएगा, 2x = 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब x बराबर 5 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 5 y बराबर 3, ठीक है। तो अब देखें, अब संख्या क्या माने थे 10x + y, तो 10x कितना है 5, यहाँ देखें 10x + y, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 5 + 3, मतलब 53, संख्या आ गया 53 आपका x। लेकिन पूछा क्या है, x - 18, तो 53 में आप 18 घटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 35,
ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 इन। जल्दी जल्दी में 53 मत मारिएगा, आप x-18 पूछा है आपको, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा और बनाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन समझने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अनीशा के पास 500 किलो गेहूँ है। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आता है ना तो आप बनाते रहिए, उलझ जाइएगा। अगर रेशियो मेथड आता है तो 30 सेकंड में बना दीजिएगा। अनीशा के पास 500 किलो गेहूँ है। कितना गेहूँ है टोटल? 500 किलो, जिसमें से वह कुछ को 18% लाभ पर बेचता है। कुछ को कितना पर बेचता है? 18% लाभ पे। आप बनाते रहिएगा कि चलिए मान लेते हैं कि x को 18% लाभ पर बेचता है, तो शेष आने की 500 माइनस एक्स को 8% पर बेचेगा, ठीक है, तो लेन देन में 14% का लाभ होता है। तो दोनों को जोड़ कर बराबर करिएगा, हो जाएगा आपसे। तो बहुत मुश्किल। अब देखें क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। बोलता है जिससे कि वह कुछ को 18% लाभ पर बेचता है और शेष को 8% पर, उसे पूरे लेन देन में 14% का लाभ मिलता है। मतलब एक तो 18% बेचा थोड़ा और थोड़ा बेचा 8% पर। अब फाइनली जो उसको लाभ हुआ वो हुआ 14% पर, ठीक है। तो 8% लाभ पर बेची जाने वाली गेहूं की मात्रा क्या है? तो 8% पर वो कितना बेचा था वो पूछा है। तो आप देखें कैसे बनाएंगे रेशियो मेथड, इसमें कैसे लगाएंगे। ये देखिए ओवरऑल जो आपका आ रहा है, ओवरऑल आपका कितना आ रहा है? ओवरऑल आपका 14% प्रॉफिट आ रहा है। ये 14% जो है, ये देखें आप, ये 18% और 8% जो दो भाग बेचा है उससे एक से ज़्यादा है और एक से कम है, ये 14। तो ऐसे केस में हम रेशियो मेथड लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ लिखेंगे 18%, यहाँ लिखेंगे 8%, और ध्यान रहे कि लाभ 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 होना चाहिए या हानि हानि हानि। देखिए 18% भी लाभ है, 8% भी लाभ है, 14% भी लाभ है। अगर अगर क्रय मूल विक्रय मूल होगा तो हर जगह क्रय मूल क्रय मूल क्रय मूल होगा, विक्रय मूल होगा तो विक्रय मूल विक्रय मूल विक्रय मूल होगा, कुछ भी होगा वो सेम होगा, ठीक है। और यहाँ जो आप देखिए यहाँ 14 लिखेंगे, ये देखें ये 8 से 14 ज़्यादा है और 18 से 14 कम है। तो एक से जब कम रहेगा और एक से ज़्यादा रहेगा तो ऐसे केस में हम लगाएंगे ये रेशियो मेथड, ठीक है। आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं जहाँ 14 लिखे हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया 4, इसको फिर काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 और ये 2। अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 रेशियो बराबर आपका दिया हुआ है 500। यही ना बोल रहा है कि अमीषा के पास 500 किलो गेहूँ है, तो 5 रेशियो बराबर टोटल 500, तो 1 रेशियो बराबर 100। तो किसका पूछा है आपको? तो 8% लाभ पर। तो 8% लाभ पर कितना बेचा जा रहा है? 2। तो दो का कितना हो जाएगा? 100 गुना 2 यानी 200, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। यही पूछता कि 18% लाभ पर, तो 3 रेशियो बचा जा रहा है, तो 3 से गुना करते, तो 100 गुना 3 300, टोटल 500 तो है ये है। तो 8% वाला पूछा है तो 8% बराबर 2 रेशियो है, तो 2 से गुना कर दिए, 100 और 1 रेशियो बराबर 100 आया था, और टोटल कितना है 500। तो यही टोटल हमारा है, 3 और 2 5, तो 1 और रेशियो बराबर 100, तो 2 बराबर 200, ठीक है। समझ गए? आपका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आज तक यही था। कैसा लगा आपको लेक्चर प्लीज़ कमेंट कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब